पुनर्जन्म लेते ही जो सबसे पहला काम मैंने किया वो था उस दिव्य जीव अजूर बर्ड का गला घोंटना, जिसे मैंने 10,000 सालों तक अपने ही खून पसीने से सींचा था। वजह बहुत सिंपल थी। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे असेंशन यानी मोक्ष के दिन जिस अजूर बर्ड के साथ मैंने अपने दिल के खून से बॉन्ड बनाया था, वो अचानक उड़कर मेरे जूनियर भाई मो चोंकिंग के पास चली गई। मो चोंकिंग उसी अजूर बर्ड पर सवार होकर हेवनली लाइटनिंग की 5 परतों को पार कर गया और उसने गोल्डन इमोर्टल बॉडी हासिल कर ली। दूसरी तरफ मैंने अपना डिवाइन बीस्ट खो दिया और आकाशीय बिजली की मार झेलते झेलते मेरी आत्मा पूरी तरह तबाह हो गई। मेरा सारा कल्टीवेशन बिखर गया। इसके बाद मो चोंकिंग ने मुझ पर ही उसका डिवाइन बीस्ट चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। मेरे साथ के बाकी शिष्यों ने मेरी इमोर्टल बोन बाहर खींच ली और मुझे डिमन वॉल्ट में फेंक दिया, जहां मैंने दशकों तक अंतहीन यातनाएं झेली। अपनी मौत के आखिरी पल तक मैं ये समझ ही नहीं पाया कि जिस अजूर बर्ड को मैंने अपने खून से पाला था, उसने मुझे धोखा देकर मो चोंकिंग को अपना मास्टर क्यों चुना। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं असेंशन से ठीक पहले वाले समय में वापस आ चुका था। जल्द ही हम सभी शिष्यों के असेंशन का दिन आने वाला था। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मिंग कॉन्ग, इन सभी शिष्यों में तुम्हारा टैलेंट सबसे आउटस्टैंडिंग है। अफसोस मेरे बेटे में तुम्हारी जैसी काबिलियत नहीं है। वो पैदाइशी मंदबुद्धि है। काश उसमें तुम्हारे टैलेंट का 10,000वां हिस्सा भी होता तो मुझे इतनी चिंता न होती। अपने सामने खड़े शख्स वेनरेबल जिंदू को देखकर मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मेरा सच में पुनर्जन्म हो चुका है। मेरे दिल में नफरत का एक सैलाब उमड़ पड़ा। मेरी पिछली जिंदगी के दुखों ने इमोर्टल बोन खोने के दर्द को भी पीछे छोड़ दिया था। डिमन वॉल्ट का वो अपमान और टॉर्चर ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं कई जन्मों तक नहीं भूल सकता था। वेनरेबल जिंदू लगातार पूरे उत्साह के साथ मेरी तारीफ किए जा रहे थे। मिंग कॉन्ग, तुम सेक्ट मास्टर के सबसे पसंदीदा शिष्य हो। तुम्हारा असेंशन नजदीक है। तुम्हें अपने डिवाइन बीस्ट को ठीक से ट्रेन करना चाहिए और गोल्डन बॉडी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि मेरा दिल नफरत से जल रहा था, फिर भी मैंने अपना सिर झुकाया और ऊपर से एक पोलाइट मुस्कान दी। कृपया निश्चिंत रहें वेनरेबल, मैं पूरी लगन से कल्टीवेशन करूंगा और सफलतापूर्वक असेंड करूंगा। सच तो ये था कि असेंशन सिर्फ किसी के कल्टीवेशन पर डिपेंड नहीं करता था। ये इस बात पर भी निर्भर करता था कि आपका डिवाइन बीस्ट कितना ताकतवर है। एक पावरफुल डिवाइन बीस्ट अपने मास्टर को हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचा सकता था और यहाँ तक कि 10,000 साल का कल्टीवेशन भी दे सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि अगर मैं अपने दिल के खून का इस्तेमाल करके किसी डिवाइन बीस्ट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं तो वो इंटेलिजेंट हो जाएगा और असेंशन में मेरी मदद करेगा। इसी विश्वास के चलते मैं हर एक दिन चांदी की सुई से अपना सीना चीरता था और अजूर बर्ड को अपनी जान से सींचने के लिए गर्मा गर्म ताजा खून का कटोरा निकालता था। उस अजूर बर्ड के पंख जल्दी ही 7 रंगों के हो गए और आखिरकार उसने अपनी खुद की प्राइमोडियल स्पिरिट कल्टीवेट कर ली। यहाँ तक कि वो मेरे साथ डुअल कल्टीवेट भी कर सकती थी। आम अजूर बर्ड सिर्फ उड़ने वाले माउंट्स के रूप में काम आ सकते थे और कभी कभार पानी निगलना या आग उगलना जानते थे, लेकिन उनकी जादुई क्षमताएं एवरेज ही थी। मेरी अजूर बर्ड जैसी जो प्राइमोडियल स्पिरिट कल्टीवेट कर सकती थी पहले से ही एक टॉप टियर डिवाइन बीस्ट मानी जाती थी। असेंशन के दिन मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के लिए अपनी 7 कलर्ड अजूर बर्ड को साथ लेकर आया, लेकिन जैसे ही मो चोंकिंग सामने आया उस पक्षी ने अपने पंख फैलाए और सीधे उसके पास उड़कर चली गई। मो चोंकिंग ने घमंड से मुस्कुराते हुए पक्षी के पंखों को सहलाया और सरेआम मुझ पर चिल्लाया, सीनियर भाई, तो चोरी होने के बाद मेरा डिवाइन बीस्ट यहाँ आया था। तुमने इसे एक आम अजूर बर्ड से रिप्लेस कर दिया, तो असली चोर तुम ही थे। लेकिन सीनियर भाई, इस 7 कलर्ड अजूर बर्ड को मैंने हर दिन पाला है। इसका मेरे साथ पहले से ही एक गहरा बॉन्ड है। तुम चाहे जितनी भी चोरी कर लो, इसे मुझसे कभी नहीं छीन सकते। जैसे ही बाकी शिष्यों ने उस 7 कलर्ड अजूर बर्ड को देखा, उन सब ने मो चोंकिंग के असाधारण टैलेंट की तारीफ करना शुरू कर दिया। फिर वे मुड़े और बिना किसी झिझक के मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे सच में लगता था कि मिंग कॉन्ग टैलेंटेड है। पता चला कि वो तो बस एक चोर है। डिवाइन बीस्ट को उनके मास्टर्स बड़े चाव से पालते हैं और उनके लिए गहरी भावनाएं रखते हैं। ऐसी चीज को भला कोई कैसे चुरा सकता है। सारे शिष्य हमेशा मो चोंकिंग का ही फेवर करते थे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो सेक्ट का सबसे छोटा जूनियर भाई था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वो वेनरेबल जिंदू का सगा बेटा था। मेरे 7 कलर डिवाइन बर्ड पर सवार होकर मो चोंकिंग हेवनली लाइटनिंग की 5 परतों को पार करने वाला और गोल्डन इमोर्टल बॉडी कल्टीवेट करने वाला पहला इंसान बन गया। इस बीच मेरे साथी शिष्यों ने मेरी इमोर्टल बोन को शरीर से बाहर नोच लिया। बिना किसी कल्टीवेशन के मुझ पर आकाशीय बिजली इस तरह गिरी कि मेरा मांस काला पड़कर झुलस गया। और उस हाल में भी मो चोंकिंग मुस्कुराते हुए मेरे सामने आया और बोला, सीनियर भाई, अब आपके पास आपकी इमोर्टल बोन भी नहीं बची है। पिछली जिंदगी में मो चोंकिंग ने मेरी तरफ देखा और कहा था, तुम तानी सेक्ट के नाम पर सिर्फ एक कलंक हो। हालांकि मैं अपना डिवाइन बीस्ट चुराने के लिए तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गलती करने वालों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। सजा के तौर पर तुम 10,000 साल तक डिमन वॉल्ट में यातनाएं झेलोगे। वहाँ मौजूद मेरे सभी साथी शिष्यों ने मो चोंकिंग की तारीफों के पुल बांध दिए कि वह कितना दयालु है जो उसने मेरी जान बख्श दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मौत से भी बदतर था। उन्होंने मुझे डिमन वॉल्ट में फेंक दिया, जहां हर एक दिन मुझे कुचला और जलील किया जाता था। मैंने वहां 10,000 सालों तक अंतहीन दर्द सहा और आखिरकार तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। इस जिंदगी में अपने कमरे में लौटते ही मैं सीधा सामने रखे पिंजरे की तरफ बढ़ा। अंदर वही अजूर बर्ड थी जिसे मैंने पिछली जिंदगी में बड़े चाव से पाला था। वह पक्षी धीरे से मेरे पास आया और बड़े प्यार से अपनी गर्दन मेरे हाथ पर रगड़ने लगा। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन को सहलाया,
अतीत की यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं और तभी मेरी उंगलियां कस गईं। एक झटके के साथ मैंने पल भर में उसकी गर्दन मरोड़ दी। मेरा दिल एक साथ दर्द और नफरत से चीख उठा। लेकिन जो जीव अपने मालिक से गद्दारी करे उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं था। इस बार मैं भी देखना चाहता था कि मो चोंकिंग इसके बिना कैसे असेंड करता है। इसके बाद मैं मुड़ा और सीधा इमोर्टल स्पिरिट फॉरेस्ट की तरफ निकल गया। पिछली जिंदगी में जब मैं पहली बार उस जंगल में गया था तो मैंने अमर ऊर्जा से भरे कई अजूर बर्ड्स देखे थे। जिसे मैंने चुना था वो जंगल की गहराइयों में घायल पंख के साथ अधमरी हालत में पड़ी थी। मुझे उस पर तरस आ गया था और मैं उसे सेक्ट में ले आया था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मुझे एक नया पक्षी पकड़ना था। जब मैंने पिछली जिंदगी में एक 7 कलर्ड अजूर बर्ड को कामयाबी से पाल लिया था तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं इसे दोबारा न कर पाऊं। जंगल में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद मुझे पेड़ों के बीच से एक अजूर बर्ड की साफ आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए मैं जंगल के और अंदर गया, जहां मुझे दिव्य जड़ी बूटियों के पास एक छोटा सा पक्षी मिला। उसका शरीर कमजोर और दुबला था, लेकिन उसके पंख एक अनोखी चमक से चमक रहे थे। उसे देखते ही मैंने उसे उठाया और वापस सेक्ट में ले आया। इस बार मैं बेहद सावधान था। रोजाना मैं उस छोटे पक्षी को पिंजरे के अंदर रखता और पूरी शिद्दत से उसे खाना खिलाता। साथ ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर पावरफुल तावीज लगा दिए ताकि कोई भी शिष्य अचानक अंदर आकर दखल न दे सके। दूसरों पर भरोसा करने की कीमत मैं एक बार चुका था और मेरा उस गलती को दोहराने का कोई इरादा नहीं था। ये जिंदगी मेरी थी और मैं ये पक्का करने वाला था कि कोई भी, यहाँ तक कि मो चोंकिंग भी, मेरा फ्यूचर दोबारा न चुरा सके। चलो इस बार देखते हैं कि मो चोंकिंग इसे कैसे चुराता है। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचा। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद मुझे एक हैरान करने वाली खबर मिली। मो चोंकिंग भी इमोर्टल स्पिरिट फॉरेस्ट गया था और खुद के लिए एक छोटा पक्षी लेकर आया था। शिष्य इस बारे में बड़े एक्साइटमेंट के साथ चर्चा कर रहे थे। जूनियर भाई कितने दयालु हैं, वो इतने छोटे से पक्षी को क्यों पाल रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, इसका शरीर इतना छोटा है कि इसके पंख इसका वजन भी नहीं संभाल सकते। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मो चोंकिंग भी एक छोटा पक्षी पाल रहा था। ऐसा इत्तेफाक नेचुरली होना नामुमकिन था। मैं तुरंत भागकर अपने कमरे में आया और पिंजरे के अंदर मौजूद उस छोटे पक्षी को घूरने लगा। बिना सोचे समझे मैंने हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर मैं एक बार फिर इमोर्टल स्पिरिट फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। इस बार मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वे छोटे पक्षी हैं, वयस्क हैं या बूढ़े। मैंने दर्जनों अजूर बर्ड्स को पकड़ा और उन सबको सेक्ट में ले आया। उन सभी को एक ही पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया। मैंने जानबूझकर उन्हें खाना देने से मना कर दिया, जिससे वे जिंदा रहने के लिए आपस में ही लड़ने पर मजबूर हो गए। आधा महीना बीतने के बाद सिर्फ एक ही पक्षी जिंदा बचा। वह एक खूंखार, कई लड़ाइयों से गुजरा हुआ वयस्क पक्षी था जिसने बाकी सभी को मार डाला था। जैसे ही मैं चांदी की सुई से अपने दिल का खून निकालने और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वह अजूर बर्ड अचानक बेचैन हो गया। उसने पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाए और दरवाजे की तरफ देखकर लगातार चिल्लाने लगा, मानो उसे किसी के आने का एहसास हो गया हो। ठीक उसी पल ओस्मंथस के फूलों की एक हल्की सी खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि मो चोंकिंग वेनरेबल जिंदू के निवास की ओर जाने के लिए मेरे कमरे के सामने से गुजर रहा था। जैसे ही मो चोंकिंग नजरों से ओझल हुआ, पिंजरे के अंदर मौजूद पक्षी ने चिल्लाना बंद कर दिया और शांत हो गया। मैं वहीं सुन खड़ा रह गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? मेरे जरिए पाला गया हर डिवाइन बीस्ट आखिरकार मो चोंकिंग को ही अपना मास्टर क्यों मान लेता था? डर धीरे धीरे मेरे दिमाग को खोखला करने लगा। उस रात वेनरेबल जिंदू ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया। चर्चा खत्म होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो तुरंत मेरी मुलाकात मो चोंकिंग से हुई। उसने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। सीनियर भाई, मैंने सुना है कि आपने अपने ही अजूर बर्ड माउंट को मार डाला। उसने कहा, आप वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। मैं असेंशन के दिन आपको चमकते हुए देखने के लिए उत्सुक हूँ। आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उसकी टोन में साफ तौर पर मजाक का लहजा था, मानो वो कुछ ऐसा जानता था जो मुझे नहीं पता था। फिर वो वेनरेबल जिंदू के कमरे में चला गया। वहाँ से जाने के बजाय मैं चुपचाप दरवाजे के बाहर ही रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। वेनरेबल जिंदू ने पूछा, चोंकिंग, तुम्हारे डिवाइन बीस्ट की प्रोग्रेस कैसी है? मो चोंकिंग ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, पिताजी, हाल ही में मुझे एक शानदार आइडिया आया। पहले मैंने एक छोटा पक्षी पाला था, लेकिन वो बहुत कमजोर था। वो माउंट बनने के लायक बिल्कुल नहीं था। सच कहूँ तो वो सिर्फ सूप बनाने के काम आ सकता था। हाल ही में मैंने एक मच बेटर मेथड सोचा। मैं इमोर्टल स्पिरिट फॉरेस्ट गया और एक दर्जन से ज्यादा अजूर बर्ड्स पकड़ लाया। फिर मैंने उन्हें एक साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया और उन्हें ट्रेन किया। मैंने उन्हें तब तक एक दूसरे को मारने दिया जब तक कि सिर्फ एक ही जिंदा नहीं बच गया। अब बस एक ही वयस्क पक्षी बचा है। वह खूंखार है और उसे काबू में करना मुश्किल है, लेकिन उसका पोटेंशियल असाधारण है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं इसे सावधानी से पालूंगा तो ये आखिरकार एक 7 कलर्ड अजूर बर्ड में बदल जाएगा। मो चोंकिंग का बोला हुआ एक एक शब्द ऐसा लग रहा था मानो जानबूझकर मेरी तरफ ही दागा गया हो। उसने जिस प्रोसेस का जिक्र किया वो हुबहू वही था जो मैंने इस्तेमाल किया था। हर एक स्टेप परफेक्टली मैच कर रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि मेरे नाखून हथेलियों में धंस गए। आखिर चल क्या रहा था? मुझसे कहाँ गलती हो गई थी? मैं जितना भी सोचता मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर भी एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में लगातार खटक रही थी। कुछ देर पहले जब मो चोंकिंग मेरे पास से गुजरा था तो मुझे एक बार फिर उसके शरीर से ओस्मंथस के फूलों की वही जानी पहचानी खुशबू आई थी, लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता था। जहाँ तक मुझे याद था, मो चोंकिंग को कभी भी इत्र या खुशबू पसंद नहीं थी और तानी सेक्ट एक पवित्र इमोर्टल सेक्ट था जहाँ शिष्य शायद ही कभी ऐसी सांसारिक खुशबू का इस्तेमाल करते थे। मैं जितना इस बारे में सोचता सब कुछ उतना ही अजीब लगता गया और मेरे अंदर का एक गहरा एहसास मुझसे कहने लगा
कि मेरी सारी तकलीफों का राज ओस्मंथस की इसी हल्की सी खुशबू में छिपा हो सकता है। तानी सेक्ट में हर कोई सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करता था, चाहे पुरुष हो या महिला। किसी को भी कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम की खुशबू पसंद नहीं थी। तभी मेरे दिमाग में धीरे धीरे एक बात साफ हुई। पिछली जिंदगी में एसेंशन के दिन भी मो चोंकिंग के शरीर से ओस्मंथस के फूलों की यही हल्की खुशबू आ रही थी। अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने पिंजरे में बचे आखिरी अजूर बर्ड को घूर कर देखा। काफी देर सोचने के बाद मैंने एक खंजर उठाया और अपने ही हाथों से उस पक्षी को बेरहमी से मार डाला। जब मेरे जरिए पाला गया हर अजूर बर्ड आखिरकार मुझे धोखा ही देने वाला था, तो उसे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं था। उस आखिरी पक्षी को मारने के बाद मैंने एक फैसला किया, अगर असेंशन का अंजाम तबाही ही होना था तो मैं असेंशन का ख्याल ही छोड़ दूंगा। बिना किसी झिझक के मैं सीधा वेनरेबल जिंदू के पास गया और ऐलान किया, वेनरेबल, मैं मॉर्टल वर्ल्ड यानी मृत्यु लोक में जाकर कष्ट भुगतना चाहता हूँ और अपनी परीक्षा पूरी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही वेनरेबल जिंदू गुस्से से लाल पीले हो गए। मिंग कॉन्ग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कैसा समय है? तुम्हारे असेंशन में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तुमने इस पल के लिए, अमर होने के लिए 1000 साल तक कल्टीवेशन किया है। तुम मृत्युलोक में किसी भी और समय जाकर अपनी परीक्षा दे सकते हो, अभी ही क्यों? फिर उन्होंने मेरे सभी साथी शिष्यों को बुलाया और उन्हें मुझे समझाने का हुक्म दिया। जब सबने सुना कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ तो हर एक को लगा कि मेरा दिमाग चल गया है। मेरे सीनियर भाई ने मुझे प्यार से सलाह दी, मिंग कॉन्ग, इस साल असेंड करने वाले सभी शिष्यों में तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। इस वक्त बच्चों जैसी जिद मत करो। एक और शिष्य ने बात आगे बढ़ाई, सही बात है सीनियर भाई, अगर आप मृत्युलोक जाना ही चाहते हैं तो बाद में चले जाना, अभी क्यों? क्या आप कंफ्यूज हो गए हैं? हर कोई इस तरह देख रहा था मानो उनका दिल टूट गया हो, लेकिन वेनरेबल जिंदू से ज्यादा दुखी कोई नहीं दिख रहा था। उनकी आवाज एक प्यार करने वाले पिता जैसी लग रही थी जब उन्होंने कहा, मिंग कॉन्ग, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला है। मैं तुम्हें ऐसा बेवकूफाना फैसला कभी नहीं लेने दूंगा। अगर मेरा पुनर्जन्म न हुआ होता तो मैं उनके एक एक शब्द पर भरोसा कर लेता और सोचता कि वे सच में मेरी परवाह करते हैं। अचानक दरवाजे जोर से खुले और मो चोंकिंग कमरे में भागते हुए आया। मिंग कॉन्ग, तुमने अपने सारे अजूर बर्ड्स को क्यों मार डाला? उसकी आवाज की घबराहट साफ बयां हो रही थी। मेरा मन हुआ कि मैं जोर से हंस पड़ूं। मेरे पक्षियों के बिना मो चोंकिंग भला हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कैसे पार करने वाला था? वेनरेबल जिंदू ने तुरंत कहा, मिंग कॉन्ग, अगर पक्षी मर गए हैं तो मर गए। मैं तुम्हें दूसरा पक्षी दूंगा, उसे ठीक से पालो और दोबारा कभी मृत्युलोक जाने की बात मत करना। लेकिन मैंने किसी की एक न सुनी। मो चोंकिंग के चेहरे के उस बिगड़े हुए तनाव भरे एक्सप्रेशन को देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। फिर मैं सीधा इमॉर्टल प्लेटफॉर्म की तरफ उड़ा। आसमान के नीचे फैले अंतहीन मॉर्टल वर्ल्ड की तरफ देखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। स्वर्ग का एक दिन मृत्युलोक के 1 साल के बराबर होता था। जब मैंने इमॉर्टल प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई तो असेंशन सेरेमनी में सिर्फ 18 दिन बचे थे। स्वर्ग के 18 दिन का मतलब था धरती पर मेरे लिए पूरे 18 साल। नीचे आने के बाद मैंने इंसानों के बीच अपना वक्त जरा भी बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय मैं सीधा डिमन वॉल्ट की तरफ निकल गया। मुझे मो चोंकिंग के शरीर की वो खुशबू, ओस्मंथस की वो नशीली महक अब भी याद थी। पिछली जिंदगी में मैं इसे कभी नहीं पहचान पाता, लेकिन डिमन वॉल्ट में 10,000 साल तक तड़पने के बाद मुझे अच्छी तरह पता चल गया था कि वो क्या था। वह खुशबू 10,000 अफेक्शन फ्लावर से आ रही थी। एक ऐसा जादुई पौधा जो डिमन रेल्म की चोटी पर उगता है और जिसमें सभी जीवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत होती है। 9,90,000 साल पहले देवताओं और राक्षसों के बीच हुए महायुद्ध के दौरान डिमन लॉर्ड ने अनगिनत इमॉर्टल बीस्ट्स को लुभाने के लिए इसी पौधे की खुशबू का इस्तेमाल किया था। उस तबाही की वजह से 3 इमॉर्टल वेनरेबल्स और कई बुजुर्गों की मौत हो गई थी। बाद में 9th हेवन के एक महान कल्टीवेटर ने डिमन रेल्म में कदम रखा और इसके एंटीडोट की खोज की, जिसे रेड कॉन्ग फ्रूट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके देवताओं ने डिमन लॉर्ड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार राक्षसों को भागने पर मजबूर होना पड़ा और वे मृत्युलोक के सबसे सुदूर कोनों में जाकर बस गए, जिससे उन्होंने स्वर्ग पर राज करने का अपना मौका हमेशा के लिए खो दिया। मुझे ये बात बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए थी। मो चोंकिंग डिमन रेल्म के साथ मिला हुआ था। 18 सालों तक मैंने डिमन वॉल्ट के चप्पे चप्पे में खाक छानी। आखिरकार डिमन डोमेन की 9वीं परत के भीतर मुझे वो लेजेंडरी रेड कॉन्ग फ्रूट मिल ही गया। मृत्युलोक में 18 साल बीत गए और आखिरकार तानी सेक्ट के शिष्यों के लिए असेंशन का दिन एक बार फिर आ गया। इस बार मैंने कोई इमॉर्टल बॉडी कल्टीवेट नहीं की थी। इसके बजाय मैंने डिमन आर्ट्स यानी राक्षसी विद्या सीखी थी। एक युवा इमॉर्टल अटेंडेंट का भेष बदलकर मैं असेंशन सेरेमनी देखने के लिए भीड़ में शामिल हो गया। इस साल असेंड करने वाले शिष्यों की संख्या ज्यादा नहीं थी, जिनमें मो चोंकिंग भी शामिल था। वे कुल मिलाकर सिर्फ 10 से कुछ ज्यादा लोग थे। मेरे शामिल न होने की वजह से अब सबसे टैलेंटेड शिष्य मेरा जूनियर भाई युन हेजी बन चुका था। अपने अजूर बर्ड पर सवार होकर युन हेजी असेंशन प्लेटफॉर्म पर कदम रखने वाला पहला शख्स था। लेकिन जैसे ही उसने पक्षी को ऊपर ले जाने का हुक्म दिया, वो अजूर बर्ड अचानक पागल हो गया। अगले ही पल उसने असली आग उगली और पागलों की तरह युन हेजी पर हमला कर दिया। आसपास के शिष्य सन्न रह गए। ये क्या हो रहा है? एक चिल्लाया, जूनियर भाई युन का अजूर बर्ड पागल क्यों हो गया? दूसरा बोला, क्या यह जूनियर भाई युन का डिवाइन बीस्ट नहीं है? डिवाइन बीस्ट को तो वफादार होना चाहिए, वह अपने ही मास्टर पर हमला क्यों कर रहा है? ठीक उसी पल मो चोंकिंग भीड़ से बाहर निकला। उसने बड़े आराम से अपना हाथ हिलाया और वह अजूर बर्ड तुरंत उड़कर उसके पास आ गया। फिर उसने खुशी से चहकते हुए एक आवाज निकाली। मो चोंकिंग ने बड़े प्यार से पक्षी को सहलाया और युन हेजी की तरफ देखते हुए एकदम मासूम और पीड़ित सा चेहरा बना लिया। सीनियर भाई युन,
आपने मेरा डिवाइन बीस्ट क्यों चुराया? मैंने इस अजूर बर्ड को हर दिन पाला है और इसका मेरे साथ एक बॉन्ड बन चुका है। भले ही आपने इसे चुरा लिया, लेकिन ये कभी आपके आदेश नहीं मानेगा। मेरा मन किया कि मैं खड़े होकर तालियां बजाऊं, वही पुरानी घिसी पिटी चाल। बस फर्क इतना था कि इस बार मैं असेंशन सेरेमनी में शामिल नहीं था, इसलिए बलि का बकरा मेरे बजाय जूनियर भाई युन बन गया था। मो चोंकिंग का आरोप सुनकर युन हेजी पूरी तरह हैरान रह गया। जूनियर भाई, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने इस अजूर बर्ड को खुद पाला है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? मो चोंकिंग तुरंत हंसा। सीनियर भाई युन, हर कोई जानता है कि अजूर बर्ड्स उसी इंसान को पहचानते हैं जो उन्हें पालता है। हालांकि मैंने इस पक्षी को बहुत लंबे समय तक नहीं पाला है, लेकिन मैं इसे हर एक दिन अपने दिल का खून पिलाता हूँ। ये पहले से ही मुझे अपना मास्टर मानता है। आप चाहे कितनी भी चालाकी से इसे चुरा लें, आप इसे कभी सच में अपना नहीं बना सकते। तुरंत ही तानी सेक्ट के शिष्य सहमति में सिर हिलाने लगे। सही बात है, अजूर बर्ड्स अपने मास्टर्स को पहचानते हैं। हम जिन पक्षियों को पालते हैं वे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मास्टर को स्वीकार करते हैं। ऐसा बॉन्ड कभी चुराया ही नहीं जा सकता। जैसे ही मैंने उस जाने पहचाने मंजर को अपनी आंखों के सामने दोबारा घटते देखा, मेरे दिल में दबी नफरत का सैलाब एक बार फिर उमड़ पड़ा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मेरी पिछली जिंदगी में हुआ था। अंतर सिर्फ इतना था कि अब मैं इसके पीछे छिपे सारे राज समझ चुका था और इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। शिष्यों ने तुरंत एक के बाद एक बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि अजूर बर्ड्स अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मास्टर को पहचानते हैं, वे अपनी वफादारी कभी नहीं बदलेंगे। सीनियर भाई युन इतनी बेशर्म हरकत कैसे कर सकते हैं? ये सचमुच घिनौना है। जूनियर भाई कितनी मेहनत करते हैं, वह हर दिन अपने अजूर बर्ड को सींचने के लिए अपने दिल का खून निकालने का दर्द सहते हैं। फिर भी युन हेजी ने उनका माउंट चुरा लिया। उसने खुद अपनी ये हालत की है। उसके जैसा नीच इंसान तानी सेक्ट में रहने के लायक नहीं है। बिल्कुल सही, चोर को सेक्ट से बाहर निकाला जाना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। असेंशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा युन हेजी पहले ही जख्मों से लथपथ हो चुका था। अनगिनत आरोपों के सामने वह बमुश्किल अपना बचाव कर पा रहा था। उसने अविश्वास से मो चोंकिंग को घूरा और चिल्लाया, जूनियर भाई, तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मो चोंकिंग ने तुरंत एक रोनी सी सूरत बनाई और दयनीय आवाज में कहा, सीनियर भाई युन, मैं जानता हूँ कि आपने असेंड करने के लिए मेरा अजूर बर्ड चुराया था। सच कहूँ तो मुझे आज इतने सारे लोगों के सामने आपका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए था। अगर आपको नफरत करनी है तो मुझसे कीजिए, लेकिन अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो खुद को दीजिए कि आपने सही रास्ता छोड़कर एक चोर बनना चुना। युन हेजी बातों में कभी अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ मो चोंकिंग के इस मासूमियत के नाटक ने आसपास के सभी सीनियर भाइयों और बहनों को बेवकूफ बना दिया। एक एक करके वे सब उसके प्रति सहानुभूति जताने लगे। ठीक उसी समय वह शख्स जो पूरे समय गायब था आखिरकार सामने आ गया। एक शानदार सुनहरी रोशनी के साथ वेनरेबल जिंदू धीरे धीरे असेंशन प्लेटफॉर्म पर उतरे। आते ही उन्होंने तुरंत युन हेजी को गुनहगार घोषित कर दिया। युन हेजी, तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया है। कल रात मैंने तुम्हें चोंकिंग के कमरे के बाहर चुपके से घूमते हुए देखा था। उस समय मुझे लगा कि तुम बस उससे बात करना चाहते हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए चोंकिंग का अजूर बर्ड चुरा लोगे। तानी सेक्ट अब तुम्हारे जैसे इंसान को अपने पास नहीं रख सकता। आज से मैं तुम्हारी इमॉर्टल बोन छीनता हूँ। मृत्यु लोक में जाओ और एक आम इंसान की तरह जियो। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। पिछली जिंदगी में उन्होंने मुझे चोर घोषित करने के लिए ठीक इसी टोन का इस्तेमाल किया था। बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस में मेरी किस्मत का फैसला कर दिया था। फिर उन्होंने मेरी इमोर्टल रूट्स छीन ली थी, मेरे हाथ पैर के टेंडन्स काट दिए थे और मुझे डिमन वॉल्ट में फेंक दिया था। उस नर्क जैसी जगह में एक लाल बालों वाले फॉक्स डिमन ने मुझे दिन ब दिन टॉर्चर किया था। अचानक मुझे एक पुरानी बात याद आई। जब मैं अधमरी हालत में था तब उस फॉक्स डिमन ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया था। तुम होते कौन हो उसकी चीजों के लिए मुकाबला करने वाले? वह स्वर्ग का एक देवता है, जबकि तुम महज डिमन रेस के एक नौकर हो। जाहिर है मेरे खून और मांस को दुनिया के सबसे बड़े खजाने मिलने ही चाहिए। उस समय मैं कभी उन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। मो चोंकिंग असल में उसी लाल बालों वाले फॉक्स डिमन का बेटा था। पिछली जिंदगी में हर कोई जानता था कि वेनरेबल जिंदू मो चोंकिंग के पिता हैं, लेकिन उसकी माँ की पहचान किसी को नहीं पता थी। सारे सुराग हमेशा से वहीं मौजूद थे। मैं ही इतना बेवकूफ था जो उनके पूरे परिवार की इस साजिश को भांप नहीं पाया। जब मैं विचारों में खोया हुआ था तब तक वेनरेबल जिंदू ने अपना मंत्र चला दिया था। युन हेजी की इमोर्टल बोन उसके शरीर से बाहर खींच ली गई थी। अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ उन्होंने युन हेजी को इमोर्टल प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक दिया। इस बीच मो चोंकिंग गर्व से वहां खड़ा अपने पास मौजूद अजूर बर्ड को सहला रहा था। फिर वह छलांग लगाकर उसकी पीठ पर बैठ गया, अपना सिर झुकाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उसे असेंशन प्लेटफॉर्म पर ले गया, जहां से वो सीधे 9th हेवन यानी 9वें आसमान की तरफ उड़ चला। पल भर में पूरा आसमान बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली और हेवनली फ्लेम से भर गया। ठीक उसी समय मैंने चुपके से अपनी जेब से रेड कॉन्ग फ्रूट निकाला और उसे कुचल दिया। एक तीखी खट्टी खुशबू तुरंत हवा में फैल गई। ये खुशबू 10,000 अफेक्शन फ्लावर की जानी दुश्मन थी और उसके असर को पूरी तरह बेअसर कर सकती थी। पल भर में वो खुशबू असेंशन प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ फैल गई। भीड़ से काफी ऊपर मो चोंकिंग अब भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अजूर बर्ड पर सवार था कि तभी अचानक उसके शरीर में एक झटका लगा। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अजूर बर्ड पहले ही अपना आपा खोने लगी थी। तभी हेवनली लाइटनिंग का एक जोरदार झटका सीधे उसकी तरफ बढ़ा। ये अजूर बर्ड
अपनी आग का इस्तेमाल करो, मो चोंकिंग ने बेबसी से चिल्लाकर कहा। लेकिन इससे पहले कि पक्षी उसका हुक्म मान पाता, वह पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक मुड़कर उल्टा मो चोंकिंग पर ही हमला कर दिया। पलक झपकते ही सम्माती ट्रू फायर ने मो चोंकिंग के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उसका मांस जलकर काला पड़ने लगा और इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, हेवनली लाइटनिंग के एक और झटके ने सीधे उसकी खोपड़ी को चीर दिया। सबने दहशत से देखा कि मो चोंकिंग की बॉडी हवा में तैर रही थी। उसकी स्किन पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, जबकि उसके अंदर मौजूद कंकाल से एक भूतिया सफेद रोशनी निकल रही थी। ये इस बात का साफ सबूत था कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन ने उसकी इमोर्टल बोन को पूरी तरह तबाह कर दिया था। वेनरेबल जिंदू का चेहरा तुरंत उतर गया। वो हवा में उड़े, मो चोंकिंग को थामा और सावधानी से उसे वापस असेंशन प्लेटफॉर्म पर ले आए। तानी सेक्ट के शिष्य सदमे में सुन्न खड़े थे। आखिर अभी अभी क्या हुआ था? अजूर बर्ड ने जूनियर भाई को धोखा क्यों दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये डिवाइन बीस्ट कभी उसका था ही नहीं? अब तक मो चोंकिंग की इमोर्टल बोन चकनाचूर हो चुकी थी और उसका सारा कल्टीवेशन खत्म हो गया था। वेनरेबल जिंदू की आंखें गुस्से से जल रही थीं। अपनी हथेली उठाते हुए उन्होंने उस पागल अजूर बर्ड पर वार किया और उसे मौके पर ही मार डाला। फिर वे दहाड़े। एक दो कौड़ी के जानवर ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। ठीक उसी पल मैं धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकला। अपने सामने के इस नजारे को देखकर मैंने मजाक और तन से भरी एक ठंडी हंसी हंसते हुए जोर से कहा, अजूर बर्ड की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर दोष देना ही है तो मो चोंकिंग को दो, जिसने जूनियर भाई युन का डिवाइन बीस्ट चुराने के लिए इतने घटिया हथकंडे अपनाए। ये कुछ और नहीं बल्कि कर्मों का फल है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, हर कोई मेरी तरफ मुड़ गया। अनगिनत आंखें मुझ पर टिक गईं। ये कौन है? किसी ने सदमे में पूछा। इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अचानक पूरा असेंशन प्लेटफॉर्म खामोश हो गया और हर किसी की नजर मुझ पर टिक गई। जो सच इतने लंबे समय से दफन था, वो आखिरकार सामने आने वाला था। अभी तो सिर्फ 18 दिन ही बीते हैं, वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है? किसी ने अविश्वास से चिल्लाकर कहा। एक और शिष्य तुरंत चिल्ला उठा, ये सच में मिंग कॉन्ग है। स्वर्ग का एक दिन मृत्युलोक के एक साल के बराबर होता है। पूरी भीड़ में हड़कंप मुकाबला हुआ। उसी समय कई युवा शिष्यों ने मुझे कंफ्यूजन के साथ देखा और पूछा, सीनियर भाई मिंग कॉन्ग, आपके कहने का क्या मतलब है? आपने ऐसा क्यों कहा कि जूनियर भाई मो ने युन हेजी का अजूर बर्ड चुराया था? साफ तौर पर युन हेजी की ही नीयत खराब थी और उसने जूनियर भाई मो का डिवाइन बीस्ट चुराया था। ये सुनकर मैंने अपनी भौहें उठाई और एक ठंडी मुस्कान दी। फिर मैं धीरे धीरे वेनरेबल जिंदू और मो चोंकिंग की तरफ बढ़ा। अपनी आस्तीन में हाथ डालकर मैंने वो छोटा लाल फल बाहर निकाला, उसे हवा में लहराते हुए ताकि सब उसे देख सके। मैंने कहा, जूनियर भाई मो, तुमने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? डिमन रेल्म से जो रूज इंटॉक्सिकेशन तुम्हें मिला था, वो तुम्हारे असेंशन की गारंटी कभी नहीं दे सकता था। उसकी इस जादुई खुशबू को बेअसर करने के लिए बस इस एक रेड कॉन्ग फ्रूट की जरूरत थी। जैसे ही वेनरेबल जिंदू ने मेरी बात सुनी, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। फिर भी वे तुरंत खड़े हुए और मुझे जोर से फटकारने लगे। मिंग कॉन्ग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे शरीर के आसपास इतनी घनी राक्षसी ऊर्जा क्यों है? तुम एक आम इंसान के रूप में मृत्युलोक गए थे, फिर भी सिर्फ 18 सालों के भीतर तुम किसी तरह वापस असेंशन प्लेटफॉर्म पर आ गए। तुमने डिमन आर्ट सीख ली है। वेनरेबल जिंदू से यही उम्मीद थी। सिर्फ एक नजर में उन्होंने मेरे आसपास की डिमन ऑरा को पहचान लिया था। फिर वे गुस्से में दहाड़े। उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी। मिंग कॉन्ग, तुम राक्षसों के रास्ते पर कैसे चल सकते हो? इतना ही नहीं, तुमने अपने ही जूनियर भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए डिमन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई भूल कर दी। मेरा मन हुआ कि मैं जोर से हंस पड़ूं। सिर्फ कुछ सिंपल सेंटेंसेस बोलकर वे सारा इल्जाम मुझ पर मरने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर तानी सेक्ट के शिष्यों के बीच तुरंत तीखी बहस छिड़ गई। एक सीनियर भाई ने मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, मिंग कॉन्ग, तुम सच में एक डिमन कल्टीवेटर बन गए हो। क्योंकि तुम राक्षसी रास्ते पर चल रहे हो, तुम तानी सेक्ट के दुश्मन हो। आज मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरा शिष्य भी पीछे पीछे बोला, सही बात है, राक्षसों का खात्मा करना हमारा फर्ज है। अजूर बर्ड का पागल होना और युन हेजी और मो चोंकिंग दोनों पर हमला करना पक्का इसी की करतूत रही होगी। उसी समय वेनरेबल जिंदू ने चुपके से अपनी एचथेली में स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वे पीछे से मुझ पर धोखे से वार कर सकें। उन सभी की तरफ देखते हुए मैंने भींचे हुए दांतों के बीच से एक ठंडी हुंकार भरी और कहा, बेवकूफों की जमात, तुम सब मिलकर भी एक गोल्डन बॉडी कल्टीवेटर तक पैदा नहीं कर पाए और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। अगले ही पल मैं आसमान की तरफ उड़ा और असेंशन प्लेटफॉर्म के ठीक बीचों बीच आ गया। अपने पैरों के नीचे की उस जानी पहचानी जमीन को देखते हुए मेरी पिछली जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में ताजा हो गईं। तब भी मैं यहीं खड़ा था, अपने अजूर बर्ड पर सवार होकर असेंशन की तरफ बढ़ रहा था। फिर भी अपनी तमाम तैयारियों के बावजूद मैं उन 5 हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बच नहीं पाया था। अचानक मेरे दिल में एक विचार आया, इमोर्टल सेक्ट के शिष्य असेंड करने के लिए अजूर बर्ड्स पर क्यों निर्भर रहते हैं? वे आकाशीय बिजली का सामना करने के लिए इन डिवाइन बीस्ट के भरोसे क्यों बैठते हैं? मेरी किस्मत मेरी है, आसमान की नहीं। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ, मेरी आंखें गहरी लाल हो गईं। बिना किसी झिझक के मैं अकेला ही सीधे 9वें आसमान की तरफ बढ़ गया। नीचे खड़े शिष्य पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। मिंग कॉन्ग पागल हो गया है, कोई चिल्लाया। बिना अजूर बर्ड के हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचने का कोई तरीका नहीं है। वो मौत को गले लगा रहा है, लेकिन मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आसमान में और ऊपर और ऊंचा उड़ता चला गया। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था, मेरे ऊपर काले बादल जमा होने लगे। पूरे आसमान में बिजली कड़कने लगी, जबकि हेवनली रिवर का पानी लगातार मेरे शरीर पर बरसने लगा। दबाव इतना भयानक था
कि वह किसी भी आम कल्टीवेटर को पल भर में कुचल सकता था। फिर भी मैंने रुकने से मना कर दिया। तभी जैसे ही हेवनली रिवर ने मुझे पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया, कुछ बेहद असाधारण हुआ। मेरे शरीर के भीतर से अचानक एक शानदार 5 रंगों की चमक फूटी। उस असीम पानी को चीरती हुई वो तेज रोशनी बाहर निकली और उसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। तानी सेक्ट का हर एक शिष्य सदमे में ऊपर देखने लगा। पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। तभी भीड़ में छिपे एक शिष्य ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, एक ऐसी इमोर्टल बॉडी जो कभी मर नहीं सकती। जैसे ही ये शब्द भीड़ में फैले, अनगिनत चेहरों के एक्सप्रेशंस पल भर में बदल गए। कोई भी अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस लेजेंडरी फिजिक को पाने के लिए करोड़ों कल्टीवेटर्स लाखों सालों से कोशिश कर रहे थे, वो अब उनकी आंखों के सामने थी। और वह उस इंसान के भीतर से प्रकट हो रही थी जिसे उन सब ने कभी दुत्कारा था और अकेला छोड़ दिया था, यानी मुझमें, मिंग कॉन्ग में। एक शिष्य ने कांपती आंखों से आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, पिछले 1 लाख सालों में कोई भी 7 कलर्ड सोल बॉडी कल्टीवेट नहीं कर पाया है। दूसरा शिष्य तुरंत चिल्लाया, मिंग कॉन्ग एक एंशिएंट डिवाइन गॉड बन चुका है। आखिरी एंशिएंट डिवाइन गॉड 1 लाख साल से भी पहले प्रकट हुआ था। जैसे ही ये शब्द फैले, पूरा असेंशन प्लेटफॉर्म सन्नाटे में डूब गया। फिर एक एक करके सारे शिष्य अपने घुटनों के बल बैठ गए और आसमान की तरफ झुककर प्रणाम करने लगे। यहाँ तक कि वेनरेबल जिंदू, जो हमेशा सबसे ऊपर खड़े रहते थे, अपने चेहरे का डर नहीं छुपा पाए। उनका शरीर कांप रहा था और वे जमीन पर घुटने टेके लगातार बड़बड़ा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय मैंने 5वें हेवनली ट्रिब्यूलेशन को चकनाचूर कर दिया और बिजली के हर एक झटके और आकाशीय आग की हर एक लपट को सीधे अपने शरीर के भीतर सोख लिया। मेरी आकृति 9वें आसमान से भी ऊपर तैर रही थी, जहाँ से मैं पूरी सृष्टि को देख सकता था। उस पल मैं सांसारिक भावनाओं से पूरी तरह मुक्त महसूस कर रहा था। नीचे खड़ी भीड़ को देखते हुए मैं एक बेहद ठंडी और बेरुखी आवाज में बोला, वेनरेबल जिंदू, क्या तुम्हें अपने गुनाह कबूल हैं? मेरी आवाज पूरे आकाश और धरती में गूंज उठी। सालों पहले जब तुम राक्षसों का खात्मा करने नीचे गए थे, तब तुमने चुपके से डिमन रेल्म के उस लाल बालों वाले फॉक्स डिमन के साथ संबंध बनाए और मो चोंकिंग नाम के इस कलंक को जन्म दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने उस फॉक्स डिमन के साथ हाथ मिलाया और रूज इंटॉक्सिकेशन हासिल किया, ताकि तुम अजूर बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सको और अपने ही साथी शिष्यों को फंसा सको। क्या तुम्हें अपने गुनाह कबूल हैं? वेनरेबल जिंदू ने तुरंत अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, मैंने बस अपनी एक उंगली उठाई। पल भर में 9वें आसमान के ऊपर एक विशाल डिवाइन हेलो प्रकट हो गया। एक एंशिएंट डिवाइन गॉड होने के नाते मेरे पास अतीत और भविष्य दोनों को देखने की ताकत थी। उस चक्र के भीतर अतीत के दृश्य एक के बाद एक दिखाई देने लगे। सबने देखा कि कैसे वेनरेबल जिंदू चुपके से उस लाल बालों वाले फॉक्स डिमन को गले लगा रहे थे। फिर एक और सीन सामने आया, जिसमें मो चोंकिंग और वेनरेबल जिंदू एक कमरे के अंदर बैठकर साजिश रच रहे थे। मो चोंकिंग का चेहरा नफरत से बिगड़ा हुआ था जब उसने कहा, माँ ने मुझे जो रूज इंटॉक्सिकेशन दिया है, उसकी मदद से मैं इस साल पक्का असेंड कर जाऊंगा। मुझे मिंग कॉन्ग का अजूर बर्ड चाहिए। उस अनाथ को ऐसा खजाना रखने का कोई हक नहीं है। मैं न सिर्फ उसका अजूर बर्ड छीनूंगा, बल्कि उसकी इमोर्टल बोन भी निकालूंगा, उसके टेंडन्स काट दूंगा और उसे डिमन वॉल्ट में फेंक दूंगा। और सबको हैरान करते हुए वो हमेशा दयालु और सम्मानित दिखने वाले वेनरेबल जिंदू सहमति में सिर हिला रहे थे। बिल्कुल सही, जो कोई भी मेरे बेटे के रास्ते में आने की हिम्मत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तानी सेक्ट का एल्डर बने रहने से थक चुका हूँ। बेटा, एक बार जब तुम गोल्डन बॉडी कल्टीवेट कर लोगे, तो हम पूरे सेक्ट पर कब्जा करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। जब वो दिन आएगा, तो इस आसमान और धरती के नीचे की हर चीज हमारे परिवार की होगी। जैसे ही डिवाइन हेलो के भीतर वो सारे सीन चले, सच सबके सामने पूरी तरह साफ हो गया। वेनरेबल जिंदू और मो चोंकिंग की महत्वाकांक्षा, उनका लालच और उनकी साजिशें पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थीं। वहां मौजूद हर एक शिष्य के चेहरे पर गहरा सदमा था। उनमें से कई लोगों को ऐसा लगा मानो उनकी पूरी दुनिया ही ढह गई हो। अपनी आस्तीन के एक और झटके के साथ मैंने सीधे वेनरेबल जिंदू की इमोर्टल बोन छीन ली। जहां तक मो चोंकिंग और उस लाल बालों वाले फॉक्स डिमन का सवाल था, मेरा उन्हें भी बख्शने का कोई इरादा नहीं था। पिछली जिंदगी में मैंने 10,000 सालों तक डिमन वॉल्ट में अंतहीन यातनाएं झेली थीं। इस बार मैंने एक अच्छा इंसान बनने और उनके पूरे परिवार को हमेशा के लिए एक साथ मिलाने का फैसला किया। आसमान से परे वैली ऑफ 10,000 सौरोज नाम की एक जगह थी। वहाँ आसमान को छूते हुए 18 खंबे खड़े थे, जो अनगिनत सुनहरे नुकीले कांटों से ढके थे। हर दिन वहाँ अनगिनत दुष्ट आत्माएं आती थीं, ताकि वे वहाँ कैद लोगों के मांस और अंगों को नोच सके। वेनरेबल जिंदू, मो चोंकिंग और उस लाल बालों वाले फॉक्स डिमन की तरफ देखते हुए मैंने उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट देने का फैसला किया। अपना हाथ उठाते हुए मैंने एक डिवाइन गॉड की हैसियत से हुक्म दिया, मैं आदेश देता हूँ कि वेनरेबल जिंदू, मो चोंकिंग और वो लाल बालों वाला फॉक्स डिमन खुद इस धरती और आकाश जितनी लंबी उम्र साझा करेंगे। वे अनंत काल तक जीवित रहें और हमेशा अंतहीन दर्द झेलते रहें। उनका ये टॉर्चर बिना रुके बार बार दोहराया जाए और एक भी दिन के लिए कभी खत्म न हो। जैसे ही मेरा आदेश पूरा हुआ, दैवीय नियम उन पर लागू हो गए। उनकी चीखें पूरे आसमान में गूंज उठीं, क्योंकि उन्हें खींचकर सीधा वैली ऑफ 10,000 सौरोज की तरफ ले जाया जा रहा था। वेनरेबल जिंदू और बाकी लोगों का हिसाब चुकता करने के बाद मैंने आखिरी बार नीचे की दुनिया पर एक नजर डाली। वह तानी सेक्ट, वे शिष्य, वो पुरानी रंजिशें और नफरत जिसने कभी मेरी पूरी जिंदगी को घेर रखा था। अब सब कुछ बहुत छोटा और मामूली लग रहा था। फिर सिर्फ एक कदम के साथ मेरी आकृति 9वें आसमान से परे इस अनंत ब्रह्मांड में हमेशा के लिए विलीन हो गई। उस दिन के बाद से मिंग कॉन्ग की कहानी
हर एक रेल में फैल गई। कुछ लोग मुझे वो एंशिएंट डिवाइन गॉड कहते थे जिसने खुद अपनी किस्मत की कड़ियों को तोड़ दिया था। दूसरे लोग मेरे बारे में उस इमोर्टल के रूप में बात करते थे जिसने बिना किसी डिवाइन बीस्ट के असेंड करके दिखाया था। लेकिन अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही मैंने उस आसमान को पीछे छोड़ा, मेरी दोनों जिंदगियों के सारे हिसाब किताब आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो गए।